हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी बोथ। यहाँ हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं। सोशल साइंस की बुक हमने शुरू की है और उसमें इतिहास विषय का कक्षा 6 का किताब बस लगभग ख़त्म ही होने वाला है। हमने लेसन 8 तक कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज हम लोग आगे का लेसन पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ हम लोग एनसीईआरटी बुक का रीडिंग करेंगे। पूरा बुक जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इस बुक में क्या फैक्ट है उस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन 9, खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। ये हम लोगों ने कर लिया है। हाँ, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर, ये क्लास 6 के बच्चों को समझाने के लिए कि प्रभाकर त्योहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसियाँ जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था कि कैसे औजार बनाते हैं। ये बच्चों को समझाने के लिए है क्योंकि क्लास 6 बुक है ना। चलिए हम लोग फैक्ट देखते हैं क्या क्या है। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। उस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्र में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 6 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल का इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार था, रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ये देखिए, ये क्वेश्चंस बच्चों के लिए हैं। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। गाँवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लल्ला, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कड़ैसियार और अधिमई कहलाते थे। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है वेल्लल्ला, उड़वार, कड़ैसियार और अधिमई। ठीक, इससे क्वेश्चंस आते हैं कि वेल्लल्ला क्या है, कड़ैसियार क्या है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। कौन? ग्राम भोजक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। किसके बारे में? जैसे ये कड़ैसियार, हलवा हैं, जो उड़वार हैं, वे लल्ला, ये सब संगम साहित्य से ही ये नाम पता चले हैं। नगर क्या कहती है? कहानियाँ, यात्रा, विवरण, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वे कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं के ने इनका संकलन किया था। यहाँ एक जातक कथा दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। ये एक जातक कथा है, एक निर्धन की चतुराई। ठीक है, पढ़ देती हूँ इसको भी। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले को बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटे टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक दिन का चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया।
खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठा मुझे दो और अपनी घास तब तक बेचो न मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठे दे दिए। जब घोड़ों के व्यापारी को कभी भी घास न मिली तो कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। ठीक है, इस कहानी से देखते हैं कि एक घोड़े का व्यापारी जो है एक निर्धन व्यक्ति किस तरह अपनी चतुराई से जो है अमीर बन गया। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों को रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसे कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। देखिए यहाँ पे ये है, दिल्ली में मिला वलय कूप, हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है। ठीक है, ये वलय कूप दिल्ली में मिला है। ये नाली के लिए यूज किया जाता था। नीचे सांची की मूर्ति कला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। ठीक है, ये सांची की मूर्तिकला का फिगर है। अब देखिए यहाँ एक और है टॉपिक बॉक्स में, बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम था या इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। पत्तनों पर वह गया इनके सभी अज्ञात नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। सिक्के, पृष्ठ 90 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। आहत सिक्का क्यों आहत कहते हैं, क्योंकि इन्हें आहत करके बनाया जाता है और ये चांदी और सोने के होते थे। विनिमय के अन्य साधन, संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे न छूट जाए। शहरों के नाम के सदागरों के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। अब देखिए, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। कभी कभी इस बॉक्स में से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं ना, क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको भी छोड़ना नहीं है, सब पढ़ना है। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो। यह 25 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास एक किसान था। पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। और कुषाणों की पहली राजधानी क्या थी? पेशावर थी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। ठीक है, संक्षिप्त अभिलेख मिले हैं मथुरा में।
प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों के श्रेणियों को काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में कार्य करती थी। जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। श्रेणी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि श्रेणी क्या है। ठीक है। सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, अक्षम महिलाओं, भिखुरियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा के अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देशदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा सकता है। ठीक। सूत काटने और बुनने के नियम कहाँ हैं? अर्थशास्त्र के हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं अगर कई बार दोहरा रही हूँ तो वो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोहरा रही हूँ उस चीज़ को। सूक्ष्म निरीक्षक अरिकामेडू। देखिए, अरिकामेडू इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन अभी हाल ही में रीट के एग्जाम में आया था, राजस्थान रीट में। ठीक। उसमें तो अधिकतर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ लिया था। मानचित्र 7 में अरिकामेडू पुडुचेरी में है इस वक्त। ढूंढो। पृष्ठ 96 में रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 19 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था, बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरिटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। क्या मिला है अरिकामेडू से? एम्फोरा और एरिटाइन के बर्तन। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरिटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। देखिए, लेसन खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अन्यत्र। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है। मानचित्र 6 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ठीक है, तो लेसन 9 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेसन 10, व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग भी पढ़ते रहिए। मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद से बुक को पढ़िए। देखिए, आप लोग की सेकंड रीडिंग हो जाएगी। या फिर आप लोग अगर बुक नहीं है तो इसी वीडियो को 2 बार देखिए और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसको नोट कीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।